अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ मेडिकोलॉजी। तो भाई आज का जो टॉपिक है, ये जो हमारा टॉपिक है लाइट रिएक्शन, पिछला लेक्चर उसी के आगे हमने कंटिन्यू करना है। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उसको एक बार ज़रूर देखो। उसका लिंक मैंने आई बटन में लगाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है। उसको इस टॉपिक को समझने के लिए वो वाला लेक्चर देखना भी थोड़ा ज़रूरी है आपके लिए। तो उसको देखने के बाद ये वाला टॉपिक देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक है ये। मेरी कोशिश ये होगी कि जितनी आसानी से आपको समझा सकूं मैं समझाऊंगा। एक बार आप बुक रीड करके देख लो। आप बुक रीड करने से हो सकता है वो बात समझ में ना आए, लेकिन ये समझने के बाद, ये टॉपिक मेरी वीडियो देखने के बाद आपको पूरी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम। अब देखो भाई, लाइट रिएक्शन पढ़ना है हमने। लाइट रिएक्शन स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, लाइट रिएक्शन के दो पार्ट्स बताए थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और दूसरा बताया था फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब समझना इस बात को, इस वीडियो को एंड तक देखो तो पूरा टॉपिक आसानी समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लो। अच्छा जनाब, अब समझो ज़रा इस बात को। ये दो मैंने अलग अलग डायग्राम बताई है ताकि मैं आपको दोनों एस्पेक्ट से समझा सकूं। सही है, वैसे है एक ही, लेकिन ये एनर्जी लेवल की डायग्राम है और ये थाइलाकॉइड की डायग्राम है। इसको ज़रा समझो, इस रेड लाइन से इस पार की चीज़ ज़रा समझो। फॉर एग्जांपल ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंडेड सिस्टम होता है, जिसको मैंने बताया वो क्या होता है, थाइलाकॉइड होता है। थाइलाकॉइड के पार्ट्स बताएं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन और थाइलाकॉइड ल्यूमेन। थाइलाकॉइड के बाहर क्या है, स्ट्रोमा है। सही है, यहाँ भी स्ट्रोमा, यहाँ भी, ये पूरा स्ट्रोमा का पार्ट है। अब समझना ज़रा इस बात को। मैंने बताया था कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस मौजूद है, पिछला लेक्चर। सही है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस मौजूद है, जिसमें फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, NADP रिडक्टेस, ATP सिंथेटेस। सही। अच्छा, अब समझना है इस बात को। लाइट रिएक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है? मैंने बताया था लाइट रिएक्शन स्टार्ट होता है फोटोसिस्टम 2 से। फोटोसिस्टम 2 को फोटोसिस्टम 2 क्यों कहते हैं? बिकॉज वहाँ पे उसके रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए का डायमर यानी 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। अच्छा भाई, अभी हम उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ इस वाली चीज़ को ज़रा गौर करो। यहाँ पे ये है फोटोसिस्टम 2, दिस वन इज फोटोसिस्टम 2, PS2। सही है। अच्छा, फोटोसिस्टम 2 में कौन सा पिगमेंट होता है? P680 होता है। अब समझना ज़रा इस बात को। लाइट वाली बात बताई थी मैंने कि जब लाइट एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल पे पड़ेगी तो उसका इलेक्ट्रॉन एलिवेट हो जाएगा। समझो इस बात को। होगा क्या, जैसे ही लाइट आके PS2 के रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए पे पड़ेगी, क्लोरोफिल ए का जो इलेक्ट्रॉन है वो एलिवेट हो जाएगा। ये जो एरो दिखाया है, दिस इज़ द एलिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लाइट आकर किसके ऊपर फॉल हो गई? P680 पे। उसका इलेक्ट्रॉन निकल गया। और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में से, किसी भी मॉलिक्यूल में से रिमूव हो जाता है, उसमें कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव का चार्ज आता है। पॉजिटिव का चार्ज क्यों आता है, मैं ये बात भी आपको बता दूं। कोई भी एटम है ना, कोई भी मॉलिक्यूल, उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसका मतलब है एक प्रोटॉन उस पर ज़्यादा हो गया। तो एक प्रोटॉन ज़्यादा है तो यानी प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, एक प्रोटॉन ज़्यादा हम लगा देते हैं पॉजिटिव चार्ज। सही है। तो भाई P680 से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो इसको प्राइमरी एक्सेप्टर अभी उसमें क्या चीज़ें होती हैं, क्या होता है, हम उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे। बस ये याद रखो कि जब P680 से इलेक्ट्रॉन निकला तो उसको एक्सेप्ट किसने कर लिया? प्राइमरी एक्सेप्टर ने। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये P680 क्या हो चुका है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो चुकी है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है ये। अब एक बात समझो कि ये PS2 कहाँ मौजूद है? ये देखो यहाँ पे, यानी ये कहाँ मौजूद है? ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे मौजूद है। यहाँ पर लाइट एनर्जी आई यहाँ पर और इसका इलेक्ट्रॉन एलिवेट हो गया। अच्छा भाई, अब इस बात को समझो। थाइलाकॉइड ल्यूमेन पे मौजूद होता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स।
क्या मौजूद होता है? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि मैंगनीज क्लस्टर से बना होता है। अभी उसकी कॉम्पोजिशन को छोड़ दो, बस इतना याद रखो, थाइलाकोइड ल्यूमेन पे क्या मौजूद है? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, जो क्या करता है? वाटर को स्प्लिट कर देता है। वाटर स्प्लिट किस में होगा भाई? वाटर के बाद तो दो ही चीज़ें हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन तो चला जाता है एटमॉस्फेयर पे, बच क्या गया? बच गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एक बात ध्यान में रखना कि देखो भाई, इलेक्ट्रॉन निकला, एक्सेप्टर के पास चला गया, इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स आगे फ्लो करेगा। थाइलाकोइड ल्यूमेन में क्या जमा हो जा रहेगा? प्रोटॉन जमा होता रहेगा। थाइलाकोइड ल्यूमेन में प्रोटॉन जमा होता रहेगा। ये बात याद रखना, ये वाला पॉइंट अभी याद रखना। अब दोबारा से यहाँ पर आ जाओ। लाइट एनर्जी आई, लाइट एनर्जी आने के बाद क्या हुआ? इससे इलेक्ट्रॉन एलिवेट हो गया। जब इलेक्ट्रॉन एलिवेट हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि P680 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है। अब इसका इलेक्ट्रॉन चला गया प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। अब वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ने वाटर को जब स्प्लिट किया तो भाई ऑक्सीजन चला गया एटमॉस्फेयर में और जो प्रोटॉन है वो रह गया थाइलाकोइड ल्यूमेन में। इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? वाटर का इलेक्ट्रॉन जाएगा P680 पॉजिटिव आयन में। ये जाएगा P680 पॉजिटिव आयन में, इसको इसके इलेक्ट्रॉन को दोबारा से फिल कर देगा। जब ये दोबारा से इलेक्ट्रॉन इस पर ऐड हो जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज से यानी आयन से दोबारा से P680 की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है भाई? अच्छा, यानी इसकी पास इसकी जो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया था, इसको इलेक्ट्रॉन किसने प्रोवाइड किया? वाटर ने प्रोवाइड किया। ठीक है भाई? अब आगे की बात, इसका इलेक्ट्रॉन गया किसके पास? प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। प्राइमरी एक्सेप्टर से किसने उठा लिया इलेक्ट्रॉन? प्लास्टोक्विनोन ने। किसने उठा लिया? प्लास्टोक्विनोन ने। प्रीवियस लेक्चर में बात बताई थी प्लास्टोक्विनोन क्या होता है। प्लास्टोक्विनोन ने प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन लिया, ले जाकर दे दिया साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को। किसको दे दिया? साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को। सही है? अब आगे मैं बताऊंगा साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। बस यूँ समझो, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स हर जगह से इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास जमा करता है। सही है? साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर इसको स्टॉप कर दो, इस बात को यहीं पर रोक देते हैं। अब आते हैं PS1 की तरफ। किसकी तरफ? PS1 की तरफ। PS1 में कौन सा मॉलिक्यूल है? P700 मौजूद है। कौन मौजूद है? P700। अब लाइट एनर्जी जब PS2 पे आ रही है तो PS1 पे भी आ रही है, लाइट एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये भी पिगमेंट का कॉम्प्लेक्स है। जब लाइट एनर्जी इस पे आ रही है तो इसका भी इलेक्ट्रॉन एलिवेट हो रहा है, इसका भी इलेक्ट्रॉन एलिवेट हो रहा है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन एलिवेट होकर कहाँ जा रहा है? प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जा रहा है। इसका इलेक्ट्रॉन एलिवेट होकर कहाँ गया? प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। ठीक है भाई? अच्छा, अब प्राइमरी एक्सेप्टर के पास तो चला गया, ये कन्वर्ट हो गया P700 पॉजिटिव आयन में। अब यहाँ पे कोई वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है कि इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दे। इसको इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा? इसका इलेक्ट्रॉन तो आगे चला गया। अब क्योंकि जो पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, साइटोक्रोम BF के पास जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था, साइटोक्रोम BF से इलेक्ट्रॉन कलेक्ट कौन करेगा? प्लास्टोसाइनिन, और ले जाकर दे देगा PS1 में। तो इसकी भी जो डेफिशिएंसी हुई थी वो भी फिलअप हो गई। समझ में आई बात? P680 की डेफिशिएंसी किसने पूरी की? वाटर ने। सही है? और P700 की किसने की? जो पीछे से इलेक्ट्रॉन यानी P680 का जो इलेक्ट्रॉन निकला था, प्राइमरी एक्सेप्टर, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम BF और फिर उसके बाद प्लास्टोसाइनिन और फिर यहाँ तक आ जाता है। समझ में आ गई बात? इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गया और इसको कहाँ से मिल गया? वाटर से इलेक्ट्रॉन मिल गया। ठीक है भाई? अच्छा, अब क्या हुआ? प्राइमरी एक्सेप्टर के पास अब इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ है? PS1 का इलेक्ट्रॉन, P700 का इलेक्ट्रॉन कहाँ है? प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। प्राइमरी एक्सेप्टर से किसने पिक किया? फेरेडॉक्सिन ने। किसने पिक किया? फेरेडॉक्सिन ने। फेरेडॉक्सिन चला गया NADP रिडक्टेस के पास। NADP रिडक्टेस के पास। NADP रिडक्टेस क्या करेगा? NADP को कन्वर्ट करेगा NADPH2 में, लेकिन इस कन्वर्जन के लिए उसको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों चाहिए। इलेक्ट्रॉन तो आ गया, प्रोटॉन कहाँ से आएगा? प्रोटॉन कहाँ से आएगा? देखो भाई, ये PS1, साइटोक्रोम BF, PS2 और फिर NADP रिडक्टेस, इससे इस पूरे कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता हुआ आया कहाँ पे? NADP रिडक्टेस के पास। अब इसने NADP को इलेक्ट्रॉन तो प्रोवाइड कर दिया, प्रोटॉन इसको कहाँ से मिलेगा?
प्रोटॉन इसको कहाँ से मिलेगा, ये मिस्ट्री है, इसको सॉल्व करना है, इसको थोड़ा सा इसके बारे में इसका पता लगाते हैं। कहा यह गया बुक के अकॉर्डिंग कि भाई इसका इलेक्ट्रॉन आया, इसका प्रोटॉन आया स्ट्रोमा से। कहाँ से आया, स्ट्रोमा से, सही है। अब स्ट्रोमा के पास, स्ट्रोमा ने क्या किया, NADP को, NADP रिडक्टेस को प्रोटॉन प्रोवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि भाई तेरे पास इलेक्ट्रॉन तो आ गया, ये प्रोटॉन भी रख लो और क्या कर लो, NADP को NADPH2 में कन्वर्ट कर दो। बट थिंग इज दैट कि इसके पास प्रोटॉन कहाँ से आया, सही है, इसके पास प्रोटॉन कहाँ से आया। अब इसकी ज़रा मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं, इसके पास प्रोटॉन कहाँ से आया, इसको ज़रा समझना, इस बात को समझना ज़रा। ये वाली बात यहीं पर एंड करते हैं अभी, सही है। हमने सॉल्व क्या करना है, हमने ये वाली मिस्ट्री सॉल्व करनी है, सही है। तो यूँ समझो कि भाई NADP रिडक्टेस को नैब ने तलब कर लिया है, कहा है कि भाई प्रोटॉन कहाँ से आया तुम्हारे पास, सही है। अभी उसकी पेशी होनी है, जब तक ये होगा हम अभी दूसरी मिस्ट्री सॉल्व करते हैं, सही है। अभी बस इतना याद रखो कि NADP रिडक्टेस को इलेक्ट्रॉन दिया किसने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने, जो ये कॉम्प्लेक्स से होता हुआ इलेक्ट्रॉन आया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, और इसको प्रोटॉन किसने दे दिया, स्ट्रोमा ने दे दिया। अब स्ट्रोमा से भी पूछना है कि भाई प्रोटॉन उसके पास कहाँ से आया। अब इस चीज़ को थोड़ी देर यहाँ पर स्टॉप करो, सही है। अब बढ़ते हैं हम फोटोफॉस्फोराइलेशन की तरफ। फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होगा, ये प्राइमरी एक्सेप्टर है, ये हायर लेवल पे है। जब ये दोबारा से इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से जब नीचे लेवल पे आएगा, तो मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन को लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो हायर से लोअर पे जब आएगा तो जो एनर्जी ली थी हायर लेवल पे जाने के लिए वो रिलीज़ करता हुआ आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, फिर PS1 तक पहुंचता है तो एनर्जी रिलीज़ करता है। क्या करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है, सही है। अब ये जो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है ये ATP सिंथेसिस में काम आ रही है। किस में काम आ रही है, ATP सिंथेसिस में काम आ रही है, ठीक है। अच्छा, अभी इस बात को यहाँ पे रखो। अच्छा, अब हमने किस बात को सॉल्व करना है, ये प्रोटॉन वाली मिस्ट्री। अच्छा, एक ATP वाला सवाल भी मैंने यहाँ खड़ा कर दिया। ये दो सवाल बिल्कुल अभी जहन में रखना, अब समझो ज़रा इसको, सही है। ये दोनों बातें यहीं पर रख दो। मैं इसको क्यों नहीं बता रहा, अभी आपको खुद ब खुद बात समझ में आ जाएगी। ल्यूमेन पे आओ, ल्यूमेन पे, सही है। ल्यूमेन पे आओ कि भाई वाटर स्प्लिट हो रहा था, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स पे ऑक्सीजन तो बाहर चला गया, सही है, इलेक्ट्रॉन भी चला गया आगे, प्रोटॉन यहाँ पे जमा होता जा रहा है। कहाँ पे, ल्यूमेन में। प्रोटॉन कहाँ जमा हो रहा है, ल्यूमेन पे जमा होता जा रहा है। जब प्रोटॉन ल्यूमेन पे जमा होता जाएगा तो होगा क्या, ल्यूमेन पे प्रोटॉन ज़्यादा है, स्ट्रोमा पे प्रोटॉन है ही नहीं, सही है। अब ये बात ज़रा ध्यान पे रखो, ल्यूमेन में प्रोटॉन ज़्यादा है, क्योंकि वाटर यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है। जब यहाँ पर स्प्लिट हो रहा है प्रोटॉन भी यहाँ जमा हो रहे हैं, सही है। अब यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है, दूसरी चीज़ स्ट्रोमा पे है ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। क्या क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, सही है। इलेक्ट्रो बेसिकली वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यानी डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। दिस वन इज द हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन। जब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, सही, जब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, प्रोटॉन चाहेगा कि यहाँ से बाहर निकलो, सही है। जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होती है वहाँ से मॉलिक्यूल्स या कोई भी सब्सटेंस वहाँ से मूव कर जाता है लोअर की तरफ। अब भाई प्रोटॉन यहाँ से चाहेगा, यहाँ से जाता है, हर जगह से कोशिश कर लेता है, उसको रास्ता नहीं मिलता कि वो कहीं से भी बाहर जा सके। फिर एक नेक दिल इंसान होता है ATP सिंथेटिस, वो कहता है कि चलो तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा तो भाई यहाँ पे मैं तुम्हें रास्ता देता हूँ, यहाँ से निकल जाओ। फिर प्रोटॉन खुश हो जाता है कि भाई चलो भाई ATP सिंथेटिस ने रास्ता दे दिया। लेकिन जब प्रोटॉन यहाँ तक आता है तो वो उसको बोलता है चल बेटा एनर्जी निकाल। तो अब प्रोटॉन जब ATP से निकलेगा, ATP सिंथेटिस से निकलेगा तो एनर्जी उसको देता हुआ निकलेगा, सही है, एनर्जी उसको देता हुआ निकलेगा। तो ये याद रखना कि जब ये एनर्जी इसको देगा ATP को तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ATP को कन्वर्ट कर देगा ATP में, सही है। ये याद रखना, 3 प्रोटॉन निकलेंगे तो एक ATP का मॉलिक्यूल बनेगा। कितने प्रोटॉन निकलेंगे, 3, ये याद रखना। कितने प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन यहाँ से निकलेंगे तो एक ATP का मॉलिक्यूल बनेगा। अच्छा भाई, एक ATP का मॉलिक्यूल बन गया।
अब प्रोटॉन कहाँ पर आ रहे हैं, स्ट्रोमा पे आ रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं, स्ट्रोमा पे आ रहे हैं, सही है। अब प्रोटॉन निकल के स्ट्रोमा पे आ रहे हैं, तो प्रोटॉन जब थाइलाकॉइड ल्यूमेन से निकल के स्ट्रोमा पे आते हैं तो बीच में उनको जो रास्ता मिलता है एटीपी, वो एटीपी को एनर्जी देते हुए आते हैं, तो जिसकी वजह से एटीपी भी सिंथेसाइज हो रहा है। अब हमने पूछा था कि भाई स्ट्रोमा तेरे पास प्रोटॉन कहाँ से आया, तो वो स्ट्रोमा ने ये कहानी बताई कि भाई देखें यहाँ पे इतना सारा प्रोटॉन जमा हो गया था, प्रोटॉन बाहर निकल रहे थे एटीपी सिंथेटेज में से उसको एनर्जी देते हुए, तो मैंने वो प्रोटॉन पकड़कर दे दिया NADP रिडक्टेज को। ये मिस्ट्री सॉल्व हो गई। कहाँ से आया, स्ट्रोमा पे, यहाँ से थाइलाकॉइड ल्यूमेन से आया था स्ट्रोमा पे और स्ट्रोमा से चला गया NADP रिडक्टेज के पास। ये वाली मिस्ट्री, ये वाला सवाल हमारा सॉल्व हो गया। NADP के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आया। प्रोटॉन कहाँ से आया, प्रोटॉन जो बाहर निकला था वो यहाँ पर आ गया। ठीक है भाई, अच्छा जी। अब क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है ATP, बट ये वाली जो ATP की सिंथेसिस है ना, ये किसकी वजह से हो रही है, ये प्रोटॉन के बाहर निकलने की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है, ये नहीं हो रही है प्रोटॉन के बाहर निकलने की वजह से। इसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन तो बोलेंगे क्योंकि ADP में फॉस्फेट ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन, बट इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कीमोऑस्मोटिक फॉस्फोराइलेशन। कीमोऑस्मोटिक क्यों, कीमोऑस्मोसिस हम कहते हैं कोई भी आयन, सही, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के वन साइड से दूसरी साइड पे जाए डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो वो कीमोऑस्मोसिस कहलाता है। यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, सही है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, तो कीमोऑस्मोसिस हो रही है। अब कीमोऑस्मोसिस की वजह से एनर्जी रिलीज़ हो रही है। क्यों रिलीज़ हो रही है, क्योंकि वो ATP सिंथेटेज के रास्ते से निकल रही है। जब यहाँ से निकल रही है तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, वो एनर्जी ATP यूज़ कर रहा है, ATP बना ले रहा है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कीमोऑस्मोटिक फॉस्फोराइलेशन। ठीक है भाई। अब इस वाली बात पे आता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन चला गया था प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, प्राइमरी एक्सेप्टर पे जाने के बाद जब ये नीचे आ रहा है, लोअर लेवल पे आ रहा है, तो एनर्जी रिलीज़ करता हुआ आ रहा है। ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है क्योंकि अब ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो अब ये ADP कन्वर्ट होगा ATP में, सही है। नाउ दिस फॉस्फोराइलेशन इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्यों, क्योंकि लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन एलिवेट हुआ था। अब जब इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, तो ये एनर्जी कहाँ से आई, इलेक्ट्रॉन के पास लाइट से आई थी, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, बट देयर आर टू टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। अब इसको समझो ज़रा, क्योंकि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो अब दोबारा इधर नहीं जा सकता, दोबारा PS2 में नहीं आ सकता। अब यहाँ चला गया तो चला गया, सही है, दोबारा नहीं आ सकता, क्योंकि रिपीटेशन नहीं हो सकती, तो ये कहलाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, या हम इसको लीनियर फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। कुछ बुक्स में ये लिखी है ये बात, सही है, हमारी बुक में ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, सही है, आ गई बात समझ में। अब एक आखिरी चीज़, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, समझो इस बात को, ये थोड़ी मुश्किल बात है। देखो भाई ATP का सोर्स क्या है, एक यहाँ से आ रहा है एक ATP और एक ATP यहाँ से आ रहा है, सही है, और क्या बन रहा है NADP, दोनों ही ATP कहाँ जा रहे हैं, केल्विन साइकिल में, बट NADPH2 तो बनता जा रहा है। ATP की क्वांटिटी अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो कार्बन फिक्सेशन को पूरा कर सके, क्योंकि देखो भाई हो क्या रहा है, केल्विन साइकिल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में, सही है, यानी रिड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। रिड्यूस होने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन NADPH2 दे रहा है, एनर्जी दे रहा है ATP, सही है। इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है, बट एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पा रही। तो अब इस सिचुएशन को हैंडल करना है, सही। अब समझो कि भाई NADPH2 मौजूद है, लेकिन ATP मौजूद नहीं है, तो NADPH2 भी अपना काम नहीं कर पाएगा। अब इस बात को ज़रा समझो, जब NADPH2 अपना काम नहीं कर पा रहा तो NADPH2 कंज्यूम नहीं होगा। जब कंज्यूम नहीं होगा, होता क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ से NADPH2 बना, केल्विन साइकिल में आया, केल्विन साइकिल दोबारा उसको NADP बना के भेज देता है। बट थिंग इज डैट कि जब
NADPH2 केल्विन साइकिल में जाकर यूज़ ही नहीं हो पा रहा, तो NADPH2 जमा होने लग जाएगा, कलेक्ट होने लग जाएगा। कहाँ पे? NADP रिडक्टेज में। जब NADP रिडक्टेज में NADPH2 जमा हो जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में ये NADP रिडक्टेज, ये जो FD यानी फेरेडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को लेकर आता है, वो उसको वापस भेज देता है कि भाई मेरे पास अब और ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो पहले से ही NADPH2 इतना पड़ा हुआ है, मैं इलेक्ट्रॉन लेके करूँगा भी क्या। तो फेरेडॉक्सिन उसको ले जाता है साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसको तो कहीं पे लेके जाना है ना, वो अब पकड़ कर तो नहीं खड़ा रहेगा, वो बोलता है भाई यार तुम नहीं ले रहे मैं कहाँ जाऊँ, वो ले जाता है साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के बाद ले तू संभाल, सही है। अब साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास चला गया, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स क्या करता है, उसको दोबारा से यहीं पे साइटोक्रोम के बाद उसके बेचारे के बाद तो एक ही रास्ता है, मैंने क्या बताया था, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स क्या करता है, हर तरफ से इलेक्ट्रॉन लेता है, जमा करता रहता है। अब यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, सिर्फ इसी रास्ते से जाएंगे, इसी रास्ते से जाएंगे PS1, सही है, समझ में आ रही बात, PS1 के पास जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ से भी एनर्जी निकल ली है, ये एनर्जी निकलेगी ATP की, ATP मज़ीद ATP फॉर्म होगा, सही है। बट दिस टाइम जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन वापस भी आया था, यही वाला इलेक्ट्रॉन घूम कर आया था, समझ में आ रही है बात। PS1 से इलेक्ट्रॉन निकला प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, यहाँ पे जा नहीं सका, दोबारा यहाँ पर आ गया, फिर तो ये एक साइकिल बन गई ना एक साइकिल। तो अब क्योंकि इसके डाउन द ग्राउंड जाने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको ADP गेन करता है और ATP में कन्वर्ट करता है। तो अब ये जो फॉस्फोराइलेशन है, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अब जो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट रह गई थी ना ATP की, वो यहाँ से पूरी हो जाती है। फिर केल्विन साइकिल के पास जब आता है ATP भी और NADPH2 भी, तो ये दोनों ही क्या करते हैं, मिलके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है भाई, मैंने क्या बताया था कि भाई जब ATP बन जाए NADPH2 बन जाए, हमारा लाइट रिएक्शन कंप्लीट, सही है। आई डू होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। लाइट रिएक्शन यहाँ कंप्लीट। अब अगला रिएक्शन होता है डार्क रिएक्शन, सही है। डार्क रिएक्शन की वीडियो, एनिमेटेड वीडियो है जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सही है, आप वहाँ से फॉलो अप कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे काइंडली प्लीज़ ज़रूर बताना कि ये लेक्चर कैसा था। अगर पसंद आया, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरों से भी सब्सक्राइब कराओ, अपने दोस्तों से, MD कैट के दोस्तों से, फर्स्ट ईयर के लोगों से, जितने भी आपके जूनियर हैं जो भी हैं उन सब से चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो। एटलीस्ट अगर आपको लगता है कि भाई मैंने आपकी पढ़ाई में थोड़ी सी भी हेल्प की है, मुझे इसका कुछ नहीं मिल रहा, सही है, लेकिन आप ये कर सकते हो कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा सकते हो और व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हो। थैंक यू सो मच। मैं आपका टीचर डॉक्टर मोहम्मद हबीब अमीन। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।